अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मार्केट का जायज़ा लेते हैं। तो आज मार्केट ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है, और आज की ये जो कैंडल है इसको कहते हैं डिसेप्शन ऑफ माफिया। ठीक है, डिसेप्शन ऑफ माफिया का मतलब ये होता है कि माफिया जब ट्रैप करता है मार्केट के अंदर लोगों को, किसी को भी जब वो ट्रैप करता है तो ऐसे किस्म के काम जो है ना मार्केट के अंदर करना शुरू कर देता है, जिसको कहते हैं डिसेप्शन ऑफ माफिया। यानी कि डिसेप्शन, ट्रैप सिचुएशन को पैदा करना और उसके बाद जो है चीज़ों को यानी कि इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड करना कि बस लगे कि मार्केट अब गई, बस गई, निकल गई हाथ से, और उसको फिर उसके अंदर जो एंट्री करना फिर। और मैं मुझे अभी तक फिपीलीपी तो नहीं आया। मैं अभी जो है जल्द ही तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख लेना फिपीलीपी में कि किसने बाइंग की, किसने जो है रोका अपनी सेलिंग को, या ये चीज़ें। आई थिंक इंडिविजुअल फिर थे जो है शिकंजे में आ चुका है। अब आप ये देखेंगे कि इन्होंने वॉल्यूम जो है मार्केट के अंदर जो लगाया है वो 96 मिलियन का वॉल्यूम है। और इसी जगह पर अगर आप नोट करेंगे प्राइस को, ठीक है, प्राइस और वॉल्यूम, ये प्राइस अगर आप देखेंगे तो इस प्राइस को देख करके आपको लगता है कि वॉल्यूम इतना आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ट्रैप हो गया, मार्केट में ट्रैप हो चुके हैं लोग बहुत सारे। और इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इतना कम वॉल्यूम आना, मिनिमम वॉल्यूम जो यहाँ पर आना चाहिए था वो आना चाहिए था 150 मिलियन मिनिमम। ठीक है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ इस कैंडल के ऊपर, ऐसी कैंडल के ऊपर। तो अब जो आगे के लिए जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आगे मार्केट का एक दिन और बाकी है। जो मार्केट ने अब हाई लगाना है इस स्पेल का वो लगा ले, ठीक है। उसके बाद मार्केट वही सेम नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगी। इट मीन्स कि मार्केट का एक दिन है और एक दिन है, ठीक है। उसके बाद मार्केट अपना असली बिहेवियर दिखाना शुरू कर देगी। आगे इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है, जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, या जिन्होंने कल की बाइंग की हुई है वो यहाँ से पोजीशनें जो है फ्रेश पोजीशनें वो जो है उसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। 46,850 का रेजिस्टेंस है इसका। यहाँ पर मार्केट रेजिस्ट करे तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो इसका जो लो है, अगर अगर ये लो मार्केट लगा जाती है, इसको ब्रेक कर जाती है, तो आपने फ्रेश अपनी एंट्रीज जितनी भी हैं वो आपने फिर निकालनी है। ये मेरी आपको सजेशन है, मशवरा है। बाकी आप इस पर अमल करना वो आपके इख्तियार में है। मैं ये नहीं कहता कि आप ज़रूरी बेचें। ये दिस इज़ माई जो है एडवाइस फॉर यू, नथिंग एल्स, ठीक है। अब उसके अलावा RSI को देखें तो RSI आ चुका है थोड़ा सा अपसाइड, और अब ये अपने रेजिस्टेंस को टच करेगा और रेजिस्टेंस के बाद ये दोबारा से मूव बना लेगा डाउन साइड। ठीक हो गया। तो ये मार्केट के हवाले से आज की ये चीज़ें थी। अब इस बेस पर मैं आपको एक रियलिटी बेस जो है ना आपको एक नॉलेज देने जा रहा हूँ, जिससे आपका काफ़ी हद तक माइंड सेट हो जाएगा कि मार्केट के अंदर किन चीज़ों पर मार्केट चलती है। जो लोगों के माइंड में एक गलत परसेप्शंस पैदा हुई हुई है ना कि मार्केट सिर्फ फंडामेंटल बेस पर चलती है या स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ चलती है। अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, तो बस बात ही ख़त्म होगी, भाई ले लो और बैठ जाओ। ये गलत फहमी है। कभी भी मार्केट फंडामेंटल बेस पर नहीं चलती, ना ही मार्केट कभी जस्ट एक इकोनॉमी बेस पर चलती है। उस मार्केट को चलने के लिए बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने पड़ते हैं। वो चीज़ें मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ। ये बहुत बड़ा नॉलेज है, आप इसको सुनेंगे, देखेंगे, इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होंगी और आपको पता चल जाएगा कि मार्केट की रियलिटी क्या है। सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि ये मेरे पास डेटा है एंग्रो कंपनी का। आज मैं आपके पास 4 कंपनियों का डेटा रखने वाला हूँ। MCB, एंग्रो, ATRL, NRL, ये क्रीम स्टॉक्स हैं, ठीक है। NRL, ATRL, इनके ऊपर जो मैं आपको यहाँ पर ब्रीफिंग देने वाला हूँ, आपका भी दिमाग हिल के रह जाएगा कि फ़ंडामेंटल क्या है, ठीक है। फ़ंडामेंटल की वैल्यू फिर क्या रह जाती है जब साइकिल और जोन आ जाता है बीच में। ये एंग्रो कंपनी है, ये इसकी EPS का रिज़ल्ट है, इसके यानी कि जितने भी इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट्स हैं उसकी शीट है पूरी। ये पूरा 11 साल का रिज़ल्ट है, ठीक है, 11 साल का। यहाँ पर देखें फर्स्ट क्वार्टर जो है 31/3/2010 यहाँ से शुरू होता है, और इसकी EPS देखें टोटली यानी कि पॉजिटिव नज़र आएगी आपको, बीच में कोई एक आधी। अब ये पूरा 11 साल का रिकॉर्ड है।
इसमें आप देखें कि पूरा यहाँ से लेकर नीचे तक सारी ईपीएस पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और 30 सितंबर 2021 तक का है रिकॉर्ड, ठीक है। आखिरी जो इसका क्वार्टर आया था, थर्ड क्वार्टर का रिज़ल्ट, वो आया 10.62 जो है इसकी ईपीएस आई है। इसकी जो एक्चुअल ईपीएस है, ठीक है, ये जो आपका कॉलम है इसमें एक्चुअल ईपीएस है, यानी कि जो क्वार्टर आता है उसका रिज़ल्ट, उसकी जो एक्चुअल ईपीएस जो होती है वो इस कॉलम में आपको नज़र आ रही है, ठीक है। और ये जो इसकी अकुमुलेटेड ईपीएस है, यानी कि ये जो क्वार्टर्स जितने भी रिज़ल्ट्स आते हैं उनके पीछे के जो क्वार्टर गुजर जाते हैं उनकी मिलाकर फिर यहाँ पर अकुमुलेटेड ईपीएस के अंदर उनको ऐड किया जाता है, फिर वो शो की जाती है कि अकुमुलेटेड ईपीएस क्या है और एक्चुअल ईपीएस क्या है। आप देखेंगे तो इसने जो डिविडेंड वगैरह दिए ये भी सारे दिए, एक क्रीम स्टॉक है इसको आप समझ लें। उसके बाद बोनस वगैरह भी, राइट शेयर्स, प्रीमियम, उसके बाद बुक क्लोजर्स, पूरा डेटा है, ठीक हो गया। और इसमें आपको क्या कमी लगती है इस स्टॉक में कि ये स्टॉक कितना मतलब कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसी को अगर हम चल के देखते हैं, इस चार्ट पर चलते हैं अगर इसके एंग्रो के, आपको फ़र्क वाज़े नज़र आ जाएगा कि इतने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स से क्या हासिल होता है फिर, ठीक है। ये देखें शुरू से लेकर यहाँ से अगर हम ये देखते हैं इस लेवल से अगर देखते हैं कि 2020 से और 21 ये पूरा एक साल देखते हैं, इस साल की ईपीएस जो हाईएस्ट ईपीएस मार्केट में आ रही हैं इसकी, ठीक है ना, जिसके अंदर देखें 16 पॉइंट ये जो है 2020 का थर्ड क्वार्टर है 16.11, 11.73, 14.47, 15.13, 10.62, ये लेटेस्ट ईपीएस हैं इसकी, ठीक है ना, ईपीएस हैं। उससे पहले देखें ये छोटी होती जा रही हैं, बहुत कम होती जा रही हैं, 4, 4, 6, 8, 9। अब इस लेटेस्ट ईपीएस में, इतनी हाईएस्ट ईपीएस में भी इस साल इसने परफॉर्म नहीं किया। देखें एक ही साइडवेज में चल रहा है। अगर इतना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि फंडामेंटल की वैल्यू फिर क्या रह जाती है। उसकी वजह मैं आपके सामने बयान करूँगा कि क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं। दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं, ठीक है। आपके सामने ये छोटा सा चार्ट रखता हूँ। दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। नंबर 1 रियलिस्टिक्स लोग होते हैं जो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस पर काम करते हैं, जो कि लो रिस्क के साथ होते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस उसको कहते हैं जैसे कि फंडामेंटल्स पर जो काम करते हैं, जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक पर काम करते हैं, उनको रियलिस्टिक कहते हैं। वो रियलिस्टिक लोग होते हैं, ठीक है। वो यानी कि रिस्क नहीं उठाना चाहते। और रियलिस्टिक क्लास का नंबर 1 मोटिव होता है मेरा इन्वेस्टमेंट कैपिटल सेव रहे और सेव हैविन में ही डिविडेंड बोनस मिलते रहें, मैं उसी में खुश रहूँगा। ये मोटिव होता है रियलिस्टिक का, ठीक है। और उससे क्या होता है कि उससे वो कुछ भी उसको हासिल नहीं होता, हासिल उसको कुछ भी नहीं होता है, बस वो जहाँ खड़ा होता है वहीं खड़ा रहता है। ये रियलिस्टिक लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर मैं एमसीबी का जो डेटा आपके सामने रखता हूँ। देखें ये एमसीबी बैंक है, जो स्टॉक है एमसीबी का, उसका डेटा है। इसके ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, ये पूरा 11 साल का डेटा है, ठीक है। अगर मैं इसको और भी नीचे ले जाऊं तो यहाँ पर आप डेट देखें क्वार्टर 1 का 31 मार्च 2010 से ये शुरू होता है। और इसकी ईपीएस देखें, इसमें आपको एक भी क्वार्टर की ईपीएस नेगेटिव नज़र नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? नज़र नहीं आएगी। और ये जो अपडेटेड ईपीएस है ये पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छी ईपीएस है। एक्चुअल ईपीएस इसकी देख लें, शुरू की 6.64 है, 5.92 है, ठीक है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 की अभी पेंडिंग में। इसी तरह से इसकी अक्यूमुलेटेड जो ईपीएस है वो भी आपके सामने है, कितनी स्ट्रॉन्ग ईपीएस है। मैं इसको एक एक करके आपको जो है बड़ा डीपली नहीं अंडरस्टैंड करवा सकता, समझा सकता, क्योंकि टाइम कम है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि जल्दी इसको मैं कवर कर लूँ। और डिविडेंड देखें, हर क्वार्टर में तकरीबन मोस्टली क्वार्टर में इसको कितने स्ट्रॉन्ग डिविडेंड भी मिलते रहे इसके अंदर, राइट्स बोनस वगैरह। एक बार इसको बोनस आ गया तो ये इतना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो और उसकी अगर हम परफॉर्मेंस देखें, जाकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फंडामेंटल स्टॉक्स में जब काम किया जाता है तो उनकी पोजीशंस क्या होती हैं, ठीक है। अब आप इसको देख लें, अगर इसके ऊपर मैं एक लाइन खींच दूँ
तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखें यहाँ से चलें, ये चलना शुरू हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल इस जगह से चलना शुरू हुआ ये, ठीक है, वापस उसी जगह पर आ गया। जिस बंदे ने इस जगह इसमें इन्वेस्टमेंट की होगी और वो ऊपर गया, उसने लॉन्ग टर्म रखा होगा, वापस वो क्या हुआ, ऊपर जाकर फिर उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया। उसने सिर्फ क्या एंजॉय किया है, बोनस या डिविडेंड एंजॉय किया है। और बोनस डिविडेंड में वो कभी भी अपना सिस्टम नहीं चला सकता। वो मार्केट दुनिया की मार्केट सबसे बड़ी जो दुनिया का काम है, दुनिया का पैसा है, वो स्टॉक मार्केट के अंदर होता है, वो मार्केट के अंदर होता है, ठीक है। अगर वहाँ से भी वो पैसा नहीं कमा सकता और इस तरह रियलिस्टिक वे पर वो अगर काम करता है, यानी कि इसी तरह के स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पेइंग या फिर फंडामेंटल स्टॉक्स को सिर्फ उसी पर ही वो रिलाय करता है, तो वो कभी भी पैसा नहीं कमा सकता और ना ही वो कभी मार्केट में सर्वाइव कर सकता है। अगर वो सिर्फ उसका ऑप्शन ही अगर सिर्फ फंडामेंटल है, तो सिर्फ फंडामेंटल मार्केट में फेल हो जाते हैं। मार्केट में और भी रियल चीज़ें हैं जिनकी बेस पर काम किया जाता है, वो चीज़ें आगे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। और ये दूसरे नंबर पर जो बंदा होता है जो मार्केट में काम करता है, पहले का तो रियलिस्टिक हो गया, दूसरे नंबर पर जो होता है वो अग्रेसिव होता है, ठीक है। एग्रेसिव किस्म की कैटेगरी के जो बंदे होते हैं वो सिर्फ बोर्ड फ्लक्चुएशन को देखकर ही काम करते हैं, यानी कि उनका काम ही ये होता है कि हाई रिस्क लेना, जो कि वो हाई रिस्क टेकर होते हैं, ठीक है। और वो लोग डिविडेंड, बोनस और छोटे मोटे प्रॉफिट पसंद नहीं करते हैं वो, ठीक है ना। उनका सिर्फ जो है बड़े कैपिटल गेन करने का जो मोटिव होता है, उसी चक्कर में रहते हैं। बस किसी तरह से मैं जो है ना ज़मीन से आसमान पर पहुंच जाऊं, रातों रात पता नहीं क्या से क्या हो जाए। ये होता है एग्रेसिव लोगों का काम मार्केट के अंदर, जो कि बोर्ड फ्लक्चुएशन पर काम करते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ ये कौन से लोग होते हैं जो एग्रेसिव बाइंग करते हैं। यहाँ पर 100 इंडेक्स पर चलता हूँ, आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि वो कौन से लोग होते हैं। वो ये लोग होते हैं जिन लोगों ने आज की बाइंग की है, ठीक हो गया। आज की बाइंग से आप समझ गए होंगे फिर आज की बाइंग क्या होती है। आज की बाइंग, ये आज की बाइंग होती है, ठीक है। इस बाइंग के ऊपर एग्रेसिव लोगों ने बाइंग की है, जो कि बस चाहते हैं कि रातों रात हम अमीर हो जाएं, ठीक है। जिन्होंने देखा कि भाई ये एक मॉर्निंग स्टार मिल गया हमें, ठीक है, मॉर्निंग स्टार मिलने के बाद बस मार्केट तो अब गई भाई 50 की तरफ, और उन्हें नॉलेज नहीं होता। जो एग्रेसिव बाइंग करते हैं, जो एग्रेसिव कैटेगरीज के लोग होते हैं, जो रातों रात चांद पर चढ़ना चाहते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं होता, ठीक है ना। वो जस्ट अट्रैक्टिव बाइंग करते हैं, देखा कि मार्केट के अंदर तेज़ी है, बस आ गए, और वो चाहते हैं कि बस हम रातों रात कुछ ना कुछ कर जाएं। ये होते हैं एग्रेसिव बाइंग करने वाले लोग, दूसरी कैटेगरी के, ठीक है। और जो तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि फंडामेंटल स्टॉक्स के अंदर क्या होता है और जो फंडामेंटल स्टॉक्स नहीं होते हैं उनके अंदर क्या पोजीशन होती है, वो दिखा देता हूँ जी। यहाँ पर आते हैं, मेरे पास इस वक्त डेटा है NRL का, ठीक है। NRL स्टॉक को अगर आप देखेंगे, ये भी 10 साल, पूरे 11 साल का डेटा है। अगर यहाँ पर देखेंगे इसका जो क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर 31/3/2010 से शुरू होता है, और इसकी जो EPS है यहाँ पर तो ये मिक्स में जा रही है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं इसमें, तो क्वार्टर 1 30/9/2018 से 13.33 माइनस, 34.91 माइनस, 16.61 माइनस, 43.85 माइनस, ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है। कहाँ तक माइनस है ये? 30 सितंबर 2020 तक, यहाँ तक इसकी नेगेटिव EPS है। यानी कि ये 2019 से लेकर 2020 तक इसकी नेगेटिव EPS है। यहाँ पर ज़रा गौर कर लीजिएगा, ये एक्चुअल EPS है और ये साथ में इसकी एक्यूमुलेटेड EPS है, जो कि वो भी नेगेटिव ही है। आगे इसके बाकी डेटा आपको पता है, डिविडेंड वगैरह है ये। अब हम यहाँ से देखेंगे 2019 से लेकर 2020 तक इसके अंदर नेगेटिव EPS आती रही है, और इसने 2019 से 2020 तक क्या परफॉर्मेंस दिखाई है, और 2020 से लेकर 2021 में इसने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसमें इसकी पॉजिटिव। कितने महीने से नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है? अगर हम इसकी EPS देखें यहाँ पर 31 मार्च 2021 से 21.44 आती है पॉजिटिव। फिर अगले क्वार्टर में इसकी 10.99 पॉजिटिव, 5.8 पॉजिटिव, यानी कि 3, 6, 9 महीने, यानी कि 1 साल इसकी पॉजिटिव EPS आ रही है। तो उसके बाद
हशर स्टॉक का क्या होता है, ठीक है। ये पूरा साल, ये वाला पूरा साल इसकी पॉजिटिव ईपीएस आई है, और स्टॉक क्यों नीचे जा रहा है? फिर जब इसकी नेगेटिव ईपीएस थी तो स्टॉक ऊपर उठ रहा था, जब पॉजिटिव ईपीएस आई तो स्टॉक नीचे जा रहा है, क्यों भाई? ये फंडामेंटल क्या, फंडामेंटल पर मार्केट क्या स्टॉक नहीं उठता है? फंडामेंटल पर तो स्टॉक उठना चाहिए, क्यों गिर रहा है वो? तो वजूहात आपको पता होनी चाहिए कि फंडामेंटल बेस नहीं है मार्केट की। फंडामेंटल को ज़रूर देखा जाता है, फंडामेंटल मार्केट का हिस्सा है, फंडामेंटल पर मार्केट काम नहीं करती। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरीज के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हम इसकी तरफ आते हैं। जो थर्ड नंबर कैटेगरीज के होते हैं वो वैल्यू एडिड क्लास के लोग होते हैं, जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों पर काम कर रहे होते हैं, वो दोनों चीज़ों को देखते हैं। उसके अंदर आ जाता है, ठीक है, वैल्यू एडिड क्लास जो है इनोवेशन पर बिलीव करती है, ठीक है। कोई न्यू से न्यू चीज़ की ईजाद करने को या रिसर्च वर्क पर अपनी तमाम एनर्जी जो है ना इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, ठीक है। और अपग्रेडेशंस में लगे रहते हैं कि हम कुछ ना कुछ इसमें से ईजाद कर लें, क्या और नया मार्केट में उसको देख लें। इनोवेशन क्लास की ये ख्वाहिश होती है कि वो रिसर्च के साथ साथ जो है दुनिया को लीड कर सकते हो, ठीक है। और उनके पास रियलिस्टिक अप्रोच भी होती है, कैपिटल को सेव करते हैं, जो डिविडेंड बोनस ये सब चीज़ें भी वो ले रहे होते हैं। सिर्फ रियलिस्टिक जो हैं वो ये काम नहीं कर रहे होते। वैल्यू एडिड क्लास वाले जो होते हैं वो बोनस शेयर्स इन चीज़ों को भी अवेल कर रहे होते हैं, और उनके साथ साथ जो मगर इसके साथ साथ वो उनके जो असल टारगेट होते हैं ना वो क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है उनकी, जो कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को यकजा करके वो यानी कि मुआशरे में लीड करना चाहते हैं, किसी को भी फॉलो नहीं करते वो, ठीक है ना, वो किसी को फॉलो करना चाहते भी नहीं हैं। उसके लिए हम जो है आपके सामने ये 4 एग्जाम्पल जो हमने रखी हैं, ठीक है, वो आपके सामने है, जिसके अंदर 2 जो है क्वालिटेटिव स्टॉक्स के ऊपर हैं, एंग्रो और एमसीबी हो गया, और 2 जो है वो क्वांटिटेटिव और साइक्लिक स्टॉक जो है एनआरएल और एटीआरएल है, ठीक है। जिसके अंदर एनआरएल मैंने आपके सामने रख दिया और एटीआरएल की भी मैं आपके सामने मिसाल रखता हूँ। हम एटीआरएल की तरफ चलते हैं। देखें एटीआरएल का रिज़ल्ट है ये मेरे सामने, ये भी तकरीबन 11 साल का रिज़ल्ट है। आप यहाँ पर देखेंगे 2010 से शुरू हो रहा है और ये 2011 तक। अब इसमें भी मिला जुला रुझान है, ठीक है, कभी नेगेटिव ईपीएस है कभी पॉजिटिव है, लेकिन ज़्यादातर इसकी ईपीएस नेगेटिव है। अभी जो इस टाइम फ्रेम में जो मार्केट काम कर रही है उसके अंदर इसकी नेगेटिव ईपीएस है। लेकिन ये जो एनआरएल हो गया एटीआरएल हो गया ये साइक्लिक में काम करते हैं, ठीक है ना, ये स्टॉक्स साइक्लिक में काम कर रहे होते हैं और इन स्टॉक्स से जो पैसा भी कमाया जा सकता। वजह यह है कि ये साइक्लिक स्टॉक्स होते हैं, इनके अंदर काम किया जा सकता है और पैसा बनाया जा सकता है, क्योंकि मेन जो मार्केट की जो मेन पावर है वो साइकिल और जोन होती है। जब आपका साइकिल और जोन, जो मैंने आपको वैल्यू एडिड क्लास के लोगों की बात की है, वो साइकिल और जोन इन 2 चीज़ों को मेन प्रायोरिटी देते हैं। और उसके साथ जो फंडामेंटल उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो स्टॉक्स को लेकर है वो फंडामेंटल उसकी होती है। उसके बाद उससे जो बड़ी प्रायोरिटी उसकी साइकिल और जोन पर आकर ख़त्म होती है, ठीक है। बाकी उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ हैं जिसमें वो कंसोलिडेशन और अकुमुलेशन जोन आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो स्प्लिट मोड में जो फिर वो बाइंग कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें उनके सामने आ जाती हैं। फिर तो ये स्टॉक्स आपके लिए क्या करते हैं, ये साइकिल में चलते हैं, ये जोन में चलते हैं, ये कमा कर देते हैं। जब ये स्टॉक यहाँ से उठते हैं, ठीक है, और इनके रेट्स जब 150 के होते हैं और ये जाकर आपको जो ऊपर 600-700 पर आपको रेट दे रहे हों, तो क्या आप समझते हैं क्या ये आपके लिए क्या नहीं कर सकते ये स्टॉक्स, ठीक है। एटीआरएल की बात कर रहा था। अब अगर एटीआरएल को आप देखेंगे तो एटीआरएल एक साइक्लिक स्टॉक है, जोन के अंदर चलता है, साइकिल में चलता है, ठीक है। ये जो स्टॉक्स होते हैं, ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं ये वो लोग चूज़ करते हैं जो कि वैल्यू एडिड क्लास के लोग होते हैं, जो कि फंडामेंटल देखते हैं स्टॉक्स के और प्लस उसके जो है साइकिल और जोन को भी देखते हैं, और उसके बाकी सब चीज़ें यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चीज़ें उनकी देखकर फिर उनके ऊपर रेशनल एनालिसिस करते हैं, और उसके मैथमेटिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशंस के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं वो रेशनल एनालिसिस में आ जाती हैं। उस हिसाब से वो काम कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि उन्हें सिर्फ फंडामेंटल स्टॉक उठाने। जो वैल्यू एडिड वाले होते हैं वो सिर्फ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग भी हों स्टॉक,
और उनके जो साइकिल्स और जोन भी हों, ठीक है, वो साइक्लिक वाले स्टॉक्स हों, जोन पर काम करते हों, उनको प्रायोरिटी वो ज़्यादा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें फिर कैसे पता चलें? एक बंदा है जो एग्रेसिव लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, एग्रेसिव लोगों ने क्या किया, बाइंग करना शुरू कर दी। आज का दिन जो है इसमें लोगों ने बाइंग की है, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जोन कौन सा है, ट्रेंड कौन सा है, साइकिल कौन सा है। उन्होंने एग्रेसिव बाइंग कर ली, लेकिन जब मार्केट नीचे आएगी तो वही लोग जो है ना, वही उन लोगों के लॉस बुक कर रहे होंगे अपने, और जो है रातों रात अमीर होने के ख्वाब जो है उनके बिखर रहे होंगे। जो एग्रेसिव लोग होते हैं वो मार्केट में जो है बड़ी मार खाते हैं, मार्केट उनको जो है बिल्कुल सरवाइव नहीं होने देती, वो मार्केट में सरवाइव हो ही नहीं सकते। वो जस्ट जो है ट्रैप सिचुएशन में आकर ही बाइंग कर रहे होते हैं, रातों रात अमीर होने के सुहाने ख्वाब देखते हैं, इस वजह से वो कामयाब नहीं होते। तो जो रियलिस्टिक लोग होते हैं वो फंडामेंटल पर काम करते हैं, लेकिन वो मार्केट से कुछ ले जा नहीं सकते, ठीक है, वो मार्केट से कुछ भी नहीं कमा सकते, अपना वक्त ज़ाया करते हैं। जो वैल्यू एडिड वाले होते हैं वो मार्केट से कमाते भी हैं, मार्केट के तमाम किस्म के रूल्स अंडरस्टैंड करते हैं और आगे की बहुत अप्रोच रखते हैं वो, ठीक है। वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रैशनल एनालिसिस के मुताबिक जब काम कर रहे होते हैं तो मार्केट से गेन भी करते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को भी पिक करते हैं, और जो स्टॉक्स साइकिल और जोन के साथ चल रहे होते हैं उनके साथ भी वो काम करते हैं। तो इसी तरह से आपके लिए ये यहाँ पर बात नहीं ख़त्म होती। ये 4 स्टॉक्स के मैंने फंडामेंटल या इनकी जो चीज़ें हैं जो साइकिल और जोन्स के साथ जो काम करते हैं या जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं उनकी मैंने आपको वैल्यू बता दी क्या रहती है। ये सिर्फ बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, मैं ऐसे 100 स्टॉक्स आपके सामने ला कर रखूँगा, कौन से स्टॉक किस कैटेगरी के हैं, कौन से स्टॉक किस कैटेगरी के हैं। 100 स्टॉक्स का डेटा आपके सामने रखूँगा, 100 स्टॉक्स का सारे एनालिसिस ये करके आपको बताऊँगा, आपको सारी मार्केट छान के रख दूँगा, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर कौन सा स्टॉक किस कैटेगरी का है, कौन सा स्टॉक किस पोजीशन पर है, किस जोन किस साइकिल के साथ चलता है। ये सारी पोजीशंस आपको पता चल जाएंगी इंशाल्लाह आपको नॉलेज जहाँ से मिलेगा, भरपूर नॉलेज मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।